हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की इस वीडियो में 6 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और सभी करंट अफेयर के रिलेटेड फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आप इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम से जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित ही मदद मिलेगी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी यूजीसी का नया अध्यक्ष एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने डीपी सिंह की जगह ली है। तो अब नया अध्यक्ष यूजीसी का एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है एम जगदीश कुमार। आगे बात कर लेते हैं यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी पहली बार अस्तित्व में कब आया था? 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी पहली बार अस्तित्व में आया था। यह देश में उच्च शिक्षा नियामक निकाय है, यानी जो पूरे देश में हमारी यूनिवर्सिटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है? यूजीसी। यूजीसी भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो नवंबर 1956 में यूजीसी अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो जो आपको ईयर याद रखना है, तो नवंबर 1956 में यूजीसी सबसे पहली बार बनाया गया था। किसके तहत? यूजीसी अधिनियम के तहत। तो 28 दिसंबर 1953 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए 1956 इम्पोर्टेंट है आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए। साथ में बात कर लेते हैं तो एम जगदीश कुमार वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं और एम जगदीश कुमार को ही अब यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदा नगर, नर्मदापुरम, नर्मदागंज या नर्मदा प्रदेश? तो होशंगाबाद जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका नया नाम अब कर दिया गया है नर्मदापुरम। पहले होशंगाबाद संभाग हुआ करता जिसमें 4 जिले आते थे और संभाग का नाम था नर्मदापुरम। अब होशंगाबाद जिले का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं हाल ही में जो कुछ अभी नाम बदले गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नज़रिए से। तो होशंगाबाद के बबई गांव का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। टीकमगढ़ जिला है मध्य प्रदेश में, जिसमें गांव है शिवपुरी, उसका नया नाम कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। साथ में अन्य कुछ नाम अभी हाल ही में बदले गए हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया गया है। फैजाबाद स्टेशन का नया नाम हो गया है अयोध्या कैंट स्टेशन। साथ में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी हो गया है। तो ये हाल ही में जो कुछ अभी नाम बदले गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई द क्लास ऑफ 2006 यानी 2006 पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके लेखक है आकाश कंसल। आकाश कंसल ने द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक लिखी है। आगे देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। तो एक पुस्तक का नाम है इंडिया दैट इज ग्रेट, दैट इज भारत। इसको किसने लिखा है? जे साई दीपक ने। अगली एक किताब लिखी गई है ऑपरेशन खात्मा। इसको किसने लिखा है? आरती गंजू और अश्विनी भटनागर ने। आरती गंजू और अश्विनी भटनागर ने मिलकर लिखा है ऑपरेशन खात्मा। एक किताब लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस। इसको किसने लिखा है? किरण बेदी ने। एक किताब लिखी गई है इंडिमिटेबल। इसको किसने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। एक और महत्वपूर्ण किताब है ममता बियॉन्ड 2021 यानी ममता बियॉन्ड 2021। इसको किसने लिखा है? जयंत घोष ने। तो ये कुछ अभी हाल ही में जो पुस्तकें लॉन्च हुई है, तो उनके नाम साथ में उनको किसने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया गया है? तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा तैयार किया गया है? नासा,
इसरो, जाक्सा या CNSA। नासा कहाँ की कंपनी है? नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है। साथ में इसरो कहाँ का है? तो इसरो आप सबको पता होगा भारत का है, जाक्सा है जापान का और CNSA है फ्रांस का। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान नासा के द्वारा बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि इसको कब रिटायर किया जाएगा। तो इसको 2031 में प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई गई है नासा के द्वारा। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 1998 में। एक इसकी खासियत जो सबसे बड़ी है, तो इसने अब तक 1 लाख से अधिक बार धरती का चक्कर लगाया है और यह धरती की ओर वापस कब तक आएगा? तो साल 2026 में अनुमान है कि यह धरती की ओर वापस आ जाएगा और 2031 में नासा इसको प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है। अब यहाँ बात आती है नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हो रहे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? 4 नाम है यहाँ पे, जुनैद अहमद, आरिफ खान, महेंद्र राजपूत, फैजल सिद्दीकी। तो जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन शुरू हुआ है, उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय राष्ट्रीय ध्वजवाहक बने हैं आरिफ खान। आरिफ खान जो भारतीय एथलीट हैं, कहाँ से हैं? तो यह कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से हैं आरिफ खान। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये आरिफ खान हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वजवाहक बने हैं। भारत ने इस ओलंपिक जो कि शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हो रहा है बीजिंग में, इसमें कितने मेंबर भेजे हैं? तो टोटल 6 मेंबर गए हैं और एकमात्र एथलीट गया है भारत की तरफ से। वो कौन है? आरिफ खान। बाकी इनके कोच और मैनेजर हैं, मात्र एक एथलीट है आरिफ खान। आरिफ खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। आरिफ खान जो कि एल्पाइन स्कायर हैं, वे सालोम और ज्वाइंट सालोम स्पर्धा में भाग लेंगे। यह स्पर्धा कहाँ होती है? सालोम और ज्वाइंट सालोम। इसको बर्फ में स्केटिंग के रूप में खेला जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत ने बीजिंग ओलंपिक 2022 के उद्घाटन एवं समापन समारोह का राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है। इसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा दिया है कि भारत ने बीजिंग ओलंपिक के 2022 के उद्घाटन एवं समापन समारोह का डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में 10,000 फीट की ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, ऊंचाई का मतलब है एल्टीट्यूड पर 104 फीट ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया है? तो यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर 104 फीट ऊंचा तिरंगा अरुणाचल प्रदेश में फहराया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ये 104 फीट ऊंचा तिरंगा जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है अरुणाचल प्रदेश में। यह तिरंगा तवांग जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे नगांगपा नातमे जगह पे बुद्धा पार्क में फहराया गया है। तो तवांग जिला के नगांगपा नातमे बुद्धा पार्क में इस तिरंगा को फहराया गया है। नगांगपा नातमे चीन की सीमा के नज़दीक है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा भी है। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो इसको बेंगलोर के नज़दीक है बेलगाम जो कि कर्नाटक का जिला है, वहाँ पे सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था साल 2018 में। उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 361 फीट। तो आपकी परीक्षा में कभी आए कि सबसे ऊंचा तिरंगा भारत में कहाँ फहराया गया है? तो बेलगाम जिला है कर्नाटक में, वहाँ पे 361 फीट तिरंगा फहराया गया है साल 2018 में। बात आती है यहाँ अरुणाचल प्रदेश की, जो अभी हाल ही में 106 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू और राज्यपाल कौन है? श्री BD मिश्रा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने द्वारा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है?
तो अभी हाल ही में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है हैदराबाद शहर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये प्रतिमा जिसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, फोटो में आप देख सकते हैं। संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यह प्रतिमा 216 फीट ऊंची है, जो कि बैठक मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण 5 धातुओं को मिलाकर किया गया है। कौन कौन से धातुओं से बना है? तो गोल्ड से, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक को मिलाकर इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बनाया गया है। बात कर लेते हैं संत रामानुजाचार्य के बारे में। तो संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के संत थे और इन्होंने ही वसुधैव कुटुंबकम का विश्व भर में प्रचार किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम का विश्व भर में प्रचार संत रामानुजाचार्य ने किया था। संत रामानुजाचार्य सामाजिक एकता के समर्थक थे और आगे चल के ही इनको किस किस ने फॉलो किया था? तो इनके पथ को भक्त रामदास, कबीर और मीरा भाई ने भी अपनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए टोल फ्री नंबर है एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन की सुविधा चालू की गई है? तो जैसे अभी आप पूरे देश में देखते होंगे अलग अलग हेल्पलाइन सुविधाएं चलती हैं, वैसे ही एक हेल्पलाइन सुविधा अभी किस शहर में चलाई गई है जिसका नंबर है 14567, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसको चालू किया गया है चंडीगढ़ शहर में। इस हेल्पलाइन की मदद से जो भी शहर के वरिष्ठ नागरिक होंगे वह किसी भी विशेष परिस्थिति में इस नंबर पे कॉल करके कोई भी मदद पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका जो कि अभी हाल ही में आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, उसको $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सिस बैंक के द्वारा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया है? जैविक खेती का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती नर्मदा नदी के किनारे शुरू करने का भी हाल ही में निर्णय लिया है। इससे पहले भारत सरकार ने गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में जैविक खेती करने का निर्णय लिया था और उसी को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? तो जिसमें उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता, उस खेती को हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। आज की इस वीडियो में 6 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस करंट अफेयर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।